नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अभिषेक पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वंदे मातरम 2.0 में। तो जैसा कि हमने कल का एक वीडियो डाला था, उसमें एक क्वेश्चन पे हमने 6 क्वेश्चंस कवर किए थे। तो आज के इस वीडियो में मैं फिर लेकर आया हूं आपके लिए एक फिजिक्स का एक और नया क्वेश्चन। इससे भी हम कुछ जितने भी क्वेश्चन इससे बनने वाले हैं, यानी ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का आपका ये चैप्टर है, यानी SHM का आपका ये क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो इसके बारे में हम जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन का पूरा चैप्टर इसी क्वेश्चन में ख़त्म हो जाएगा, ऐसा आप समझ सकते हो। जैसा कि आप बस यहाँ पे ये होगा, हर चीज़ बेसिक होगी, हर चीज़ छोटे लेवल पे होगी। बुक में हर चीज़ एक्सपेंडेड लिखा रहता है, यानी जो बोला जाता है वो वहाँ पे लिखा रहता है। यहाँ पे मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, पूरा SHM चैप्टर जो है वो इस एक क्वेश्चन में ख़त्म करने वाला हूँ। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं पूरे SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन के, वो मैं इस क्वेश्चन में ख़त्म करने वाला हूँ। तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक, बहुत ही प्रॉफिट होने वाला है आपको इस वीडियो से। यानी इस एक क्वेश्चन से आपको पूरा चैप्टर जब याद हो रहा है तो उसमें सीखने वाली तो बात है ही, फिर आप टिक के जाना। उसके बाद चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पढ़ा जाता है पहले, और दोनों लैंग्वेज में मैंने लिखा है, बाइलिंगुअल है। यानी अगर इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा भी कोई देख रहा हो तो वो भी इसको आसानी से देख सकता है, पढ़ सकता है। और जो चीज़ें मैं बोलूँगा वो इंग्लिश में भी मैं यूज़ करता चलूँगा। यानी इंग्लिश वालों के लिए भी, हिंदी वालों के लिए भी, दोनों का दोनों यहाँ पे आपका सिंपल हार्मोनिक चैप्टर सरल आवर्त गति जो है आपका वो ख़त्म होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम पहले शुरुआत करते हैं हिंदी वाले क्वेश्चन से। तो यानी यहाँ पे कह रहा है, सरल लोलक का एक गोलक एक खोखला गोला है। कहने का मतलब, जो आप एक घड़ी देखते होगे जिसमें एक पेंडुलम नुमा लटका रहता है, जब वो मतलब टाइम बजता है हर एक घंटे पे वो अपने आप बजता रहता है। तो जब वो बजता है तो हिलता रहता है, यानी यहाँ पे ऐसे वो मूव करते लटका रहता है। वो एक बार इधर जाता है, फिर एक बार इधर आता है, फिर एक बार इधर जाता है। यानी एक बार वो अगर मोशन कर दिया उसने तो वो लगातार कुछ देर तक वैसे ही हिलता रहता है। यानी एक बार यहाँ पे आएगा, यहाँ से यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ पे आएगा, यहाँ पे जाएगा। वो किस कंडीशन का कैसे होता है, क्यों होता है, उसको हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले हम क्वेश्चन का निपटारा कर लेते हैं, क्वेश्चन का आंसर हम ढूंढ लेते हैं कैसे आपको क्वेश्चन का आंसर आएगा। तो क्वेश्चन है कि सरल लोलक का एक गोलक एक खोखला गोला है, जो पारे से पूर्णतः भरा हुआ है। यदि 1/3 यानी 1/3 पारा उस जो बॉक्स है, जो गोला है, उसमें से निकाल लिया जाता है, तो लोलक का आवर्तकाल क्या होगा। यहाँ पे लोकल लिख गया है तो लोलक आप पढ़ लेना, इसे वो लिख गया होगा गलती से। तो लोलक का जो आवर्तकाल है, टाइम पीरियड है, वो कितना होने वाला है, उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, उस मतलब वो कैसा रहेगा आपका रिमेन, यहाँ पे बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, घटेगा, डिक्रीज हो जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, रिमेन्स कांस्टेंट रहने वाला है, कि नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं रहने वाला है। तो चलिए इसी के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो पहले फिगर के थ्रू मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। यहाँ पे आप क्या समझ लीजिएगा, आपका यहाँ पे पेंडुलम लटका हुआ है। अब पेंडुलम जो है वो, यानी सरल लोलक जो है वो आप रस्सी से भी बांध के लटका सकते हो। ये मैं नहीं कह रहा, है घड़ी का ही आपका यहाँ पे ये पेंडुलम जो है वो घड़ी का यहाँ पे लटका हुआ है। आप कोई भी चीज़ धागे से बांध कर एक पत्थर लटका दो, खोखला पत्थर हो आपका, उसमें कोई भी चीज़ भरना है हमें। तो यहाँ पे इसके अंदर जो ये है मरकरी भरी हुई है फुल, यानी यहाँ पे क्या भरा हुआ है, ये मरकरी है। इसको मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ Hg से। Hg संकेत होता है मरकरी का। तो ये केमिस्ट्री का एक तत्व हो जाता है, एलिमेंट हो जाता है। तो मरकरी यहाँ पे भरा हुआ है इस गोले में, इस मतलब जो गोला बना हुआ है उसमें मरकरी भरा हुआ है। अब कह रहा है पूरी तरीके से भरा हुआ है। अब जब हम इनमें से 1/3 पारा निकाल लेते हैं, 1/3 मतलब, कहने का मतलब ऐसे समझ लो कि ये गोला को हम कैसे बांट देते हैं, 3 पार्ट में हम डिवाइड कर दें, ऐसे करके, ऐसे करके और ऐसे करके। मर्सिडीज का आप साइन देखे हो, मर्सिडीज जो गाड़ी आती है 4 चक्के में, मर्सिडीज जो वैन आती है, तो उसका जो साइन होता है, हमने कुछ इस तरीके से उसको डिवाइड कर दिया है कि 3 पार्ट आपका यहाँ पे बन गया, मतलब बन गया यहाँ पे। इसको हमने ऐसे पार्ट में डिवाइड कर दिया, ऐसे तो लो, हाँ ऐसे पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया। अब हमें क्या करना है, इसमें से 1/3 पार्ट हमें पारा निकाल लेना है। 1/3 कहने का मतलब कि 3 हिस्सा, आप समझ लो ऐसे मिठाई से समझो आप, जैसे आपके पास, आपके घर में 3 बच्चे हों। अब मिठाई उसमें मतलब एक ही मिठाई होगी तो उसको हम 3 भागों में बांटेंगे। तो 3 भाग बांटने के लिए हमें बराबर भाग बांटने पड़ेंगे, क्योंकि ज़्यादा हो गया तो वहाँ पे आप समझते हो लड़ाई हो जाएगी फिर। तो कम रहना चाहिए, बराबर हो वो उतना चलेगा, ज़्यादा कम हो जाएगा तो उसमें दिक्कत हो जाएगी। तो बराबर पार्ट में डिवाइड कर दिया हमने, तो हर एक बच्चा एक एक पीस उसी एक मिठाई का पा जाएगा। तो उस मिठाई के कितने टुकड़े हमने कर लिया, 3 टुकड़े किए।
अब जिस बच्चे को पहली मिठाई मिली है या एक टुकड़ा मिला है, तो हम कहेंगे उस बच्चे को उस पूरी मिठाई का 1/3 भाग मिला है। उसको अगर गणित की लैंग्वेज में देखेंगे तो हम कहेंगे 1/3 भाग मिला है। वो तो उसका एक हिस्सा तो मिला है उसको, लेकिन कहेंगे पूरी मिठाई का उसको 1/3 भाग मिला है, तो वो गणित की लैंग्वेज में 1/3 बोला जाता है, 1/3 बोला जाता है। ये मैंने क्यों समझाया, क्योंकि बच्चों को कुछ जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको ये भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहती है कि समझ में नहीं आता 2/3, 1/4 ये क्या होता है, 3/4, तो वही समझ लो आप। एक हिस्सा मिला तो उसको 1/3 उस मिठाई का मिल गया। वैसे ही यहाँ पे ये जो गोला है पूरा मरकरी से भरा था, अब हमने क्या कर दिया, 3 पार्ट में इसको अलग अलग डिवाइड किया और इसका एक पार्ट जो है हमने निकाल दिया। यानी हमने उसमें कुछ चम्मच के थ्रू इसको जो है लिक्विड को हमने 1/3 पार्ट को निकाल लिया। तो 3 पार्ट में से एक चला गया तो उसको बोलेंगे 1/3 भाग यहाँ से निकल गया। तो इतना आपको समझ में आया होगा। अब आगे तो जो 1/3 भाग निकल गया, तब पूछा जा रहा है कि आवर्तकाल क्या होगा। तो इसको मैं इरेज कर रहा हूँ आगे बढ़ने के लिए। अब जब ये आपका जो यहाँ पे पेंडुलम लटका हुआ था, तो जब ये पूरा फिलअप हुआ था तो इसका हम आवर्तकाल लेट कर लेते हैं कितना, टी था। आवर्तकाल टाइम पीरियड टी से हम रिप्रेजेंट भी करते हैं, कैपिटल टी से, तो इसका आवर्तकाल रहा होगा टी। अब हम देखेंगे कि आपका आवर्तकाल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा जब इसमें से 1/3 भाग निकाल लिया जाता है। तो पहले हम आवर्तकाल का फॉर्मूला देखते हैं यहाँ पे। तो टी इक्वल टू होता है 2 पाई और ब्रैकेट लगा देते हैं तो L/G, ये होता है आपका टाइम पीरियड का फॉर्मूला। L होता है लेंथ हो जाती है, और लेंथ ये कैसे हम मेजर करते हैं अभी आपको बताऊंगा। और स्मॉल g आपका होता है ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन होता है स्मॉल g आपका। तो आगे बढ़ते हैं, हम आगे देखते हैं। तो अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। यहाँ पे आपका जो है पेंडुलम लटका हुआ है, तो ये जब फिलअप होता है ना, तो एक होती है सेंटर ऑफ मास। ये क्या चीज़ होती है, सेंटर ऑफ मास। अब सेंटर ऑफ मास भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो क्या कहा था मैंने कि सिंपल हार्मोनिक मोशन आपका इस पूरे एक ही क्वेश्चन में ख़त्म होने वाला है, हर एक चीज़ डिस्कस करने वाला हूँ मैं। तो आपका यहाँ पे क्या लटक गया है, वो मतलब पेंडुलम लटका हुआ है, तो एक सेंटर ऑफ मास होता है। अब आपने कभी देखा है कि अगर कोई पेंसिल को, हमें पेंसिल जो है ऐसे लंबी लंबी रहती है, अगर हमें उसको बैलेंस करना है तो हमें यहाँ से उठाते हैं, उंगली पे अगर हम रख के बैलेंस करते हैं तो एकदम बीचों बीच से हमें उठाना पड़ता है। अब वो क्यों उठाना पड़ता है, क्योंकि जहाँ से वो बैलेंस हो जाती है ना, कोई चीज़ जहाँ से बैलेंस हो जाती है उसी को सेंटर ऑफ मास कहा जाता है। यानी आपने अगर कुर्सी को क्या ले लिया, हर एक सेंटर ऑफ मास आपका चेंज होता रहता है। कहने का मतलब जहाँ पे वजन ज़्यादा रहेगा, जहाँ पे मास ज़्यादा रहेगा, सेंटर ऑफ मास उसकी तरफ बढ़ जाता है। अगर हम इस पेंसिल को थोड़ा सा क्या कर दें, यानी इस पेंसिल को हम यहाँ से ना करके इसकी जो मोटाई है यहाँ से हम पतला कर दें इसे, यहाँ से हम पतला कर दें इसे, और यहाँ से हम क्या कर दें इसे और मोटा कर दें, तो फिर ये बीच में से बैलेंस तो होने से ही, क्योंकि जिधर की तरफ मोटाई ज़्यादा होगी, जिधर की तरफ उसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा, उधर को पेंसिल गिर जाएगी, तो हम तब बैलेंस नहीं कर पाएंगे। तो उसको बैलेंस करने के लिए हमें अपना जो ये जहाँ पे उंगली हमने बीचों बीच रखी थी उसको इधर इंक्रीज करना पड़ेगा, इधर की ओर हमें बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास जो है हमारा अब उधर खिसक गया है। तो सेंटर ऑफ मास भी वहीं होता है जहाँ पे वस्तु का पूरा द्रव्यमान केंद्र होता है। यानी जहाँ पे पूरा द्रव्यमान उसका सिचुएटेड होता है, वहाँ पे आपका मास ऑफ यानी सेंटर ऑफ मास होता है, किसी भी चीज़ का हो, किसी भी चीज़ का हो, वहीं पे वो रिलेट करता है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे इतना बात आपको समझ में होगा, आप सोच रहे होंगे मैं ये क्यों बता रहा हूँ। तो ये सेम इसी कॉन्सेप्ट पे यहाँ पे रिलेट करने वाला है। आप कोई भी चीज़ उठा लो, अगर आपके पास हाँ कोई डंडा वगैरह हो गया तो बीच से हमें बैलेंस करना रहता है, तो दोनों तरफ हमारा इक्वल रहता है, इक्वल पार्ट रहना चाहिए तब बैलेंस होगा। अगर एक तरफ ज़्यादा है तो यानी आप देख लो, अगर आप गाड़ी पे क्या गाड़ी दो जो आपका जो 2 व्हीलर गाड़ी होती है, अगर उस पर सिलेंडर हमें लादना हो या सिलेंडर को रखना हो, तो अगर एक तरफ ही रख लेंगे हम तो हमारी गाड़ी इधर को झुक जाती है, एक तरफ ही भगेगी वो। तो वो इसलिए भगती है क्योंकि सेंटर ऑफ मास आपका वेट जो है उस साइड ज़्यादा हो गया है, तो वो सेंटर ऑफ मास उधर पहुंच गया है, तो बैलेंस करने में आपको दिक्कत हो रही है। बैलेंस कब हो जाएगा, जब आपका ये मान लो गाड़ी है, हमने एक चीज़ इधर हमने रख दी है, एक दूसरे को हमने इधर पुटअप कर दिया है, तो आपका वो बैलेंस हो जाएगा क्योंकि सेंटर ऑफ मास अब फिर भी मिडल में आ गया, तो इस वजह से होता है। अब इतना आपको समझ में आया होगा, इसको मैं फिर से इरेज करने जा रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं किस पे, यानी पेंडुलम जो आपका ये लटक रहा है इसके बारे में हम समझते हैं। तो अब यहाँ पे आ गया, ये आपका क्या था, लोलक था, सरल लोलक था। अब इस ये मरकरी से पूरा भरा हुआ था, तब मैंने क्या कर दिया, जहाँ मास वहीं पे होगा, जहाँ पे मास ज़्यादा होगा वहाँ पे आपका सेंटर ऑफ मास देखने को मिलता है। तो जब इसको बैलेंस करना पड़ेगा तो इसका मास तो पूरा पूरा भरा हुआ है मरकरी से,
तो इसका मास एकदम बीचों बीच में होगा, जैसे बैलेंस करने के लिए बीच से ही कर पाएंगे क्योंकि सारी तरफ इक्वल आपका मास डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होता है, सेंटर ऑफ मास यहाँ पे रख लेते हैं हम, वो एकदम बीचों बीच में होता है। कहाँ पे होता है, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। ये आपका कहाँ पे होगा, एकदम बीचों बीच में होगा। इसको मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ हरे रंग से। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये आपका यहाँ पे कहाँ पे है, ये सेंटर ऑफ मास बीचों बीच में है। अब सेंटर ऑफ जब बीचों बीच में है तो ये अभी यहाँ पे है। उसके बाद हमने क्या कर दिया, इसका 1/3 हिस्सा निकाल दिया। तो अब एक फिर से आते हैं हम अपने फॉर्मूले पे। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है T = 2π√L/g होता है। तो टाइम पीरियड किस पे डिपेंड कर रहा है, आप देख रहे होगे लंबाई पे डिपेंड कर रहा है। अब लंबाई पे डिपेंड कर रहा है तो अगर हम यहाँ जहाँ जो बंधा हुआ है वहाँ से हम अगर सेंटर ऑफ मास तक की इसकी लेंथ मेजर करेंगे तो वो कितनी हम लेट कर लेते हैं, चलो L लेट कर लेते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका सेंटर ऑफ मास था, मौजूद था। अब हमने यहाँ तक इसकी दूरी क्या कवर कर ली, हमने इसकी दूरी ले ली L हमने लेट कर लिया। अब इतना आपको समझ में होगा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट था जो अभी अभी मैंने बताया कि लेंथ आपका यहाँ पे सेंटर ऑफ मास तक हमने लेट कर ली L। उसके आगे जो है सारा कॉन्सेप्ट इसी पे डिपेंड करेगा, आप ध्यान से देखते रहिएगा। अब हम इसको फिर से इरेज करने जा रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे हमने क्या कर लिया, हमने पिंक कलर ले लिया। हाँ, आगे हम क्या फिर से भी बनाते हैं, अपना सरल लोलक बना देते हैं। तो ये आपका मरकरी से पूरा फिलअप हुआ था। अब हमने क्या कर दिया इसको, यानी यहाँ पे इसको दोबारा से इरेज करना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमें, इसको हमने क्या कर दिया, अब मरकरी जब 1/3 खाली कर दिया तो ये कहाँ से आ गया, इतना खाली हो गया, समझ लीजिए। पहले पूरा फिलअप हुआ था तो सेंटर ऑफ मास कहाँ था, बीचों बीच में था। अब वो आधा खाली हो गया, सिर्फ इतना पार्ट इसका क्या हुआ है, फिलअप हुआ है। आप देख रहे होगे ध्यान से, इतना पार्ट क्या हुआ है, इसका फिलअप हुआ है। अब इतना जब पार्ट फिलअप हुआ है तब सेंटर ऑफ मास, यानी मैंने अभी पहले क्या बताया, जो अभी आपको समझा रहा था कि सेंटर ऑफ मास उधर ही होता है जहाँ पे वेट आपका ज़्यादा होता है चीज़ों का। तो हमने आगे बढ़ दिए हैं। अब वो मास जो है यहाँ से खिसक आ गया तो सेंटर ऑफ मास किधर से बैलेंस करना पड़ेगा हमें, अब यहाँ से हमें बैलेंस करना पड़ेगा, यहाँ से हमें बैलेंस करना पड़ेगा। अब सेंटर ऑफ मास आपका जो है यहाँ मौजूद हो गया। पहले कहाँ था, पहले यहाँ पे मिडल में था, एकदम बीचों बीच था। लेकिन जब पारा हमारा कम हो गया तो सेंटर ऑफ मास आपका नीचे खिसक गया, क्योंकि मास उधर ज़्यादा हो गया और मास ये नीचे ही आएगा, क्योंकि वो एंटी ग्रेविटी थोड़ी ना काम करने लगेगा, क्योंकि ग्रेविटी हमेशा नीचे की ओर लगती है। तो स्मॉल g के तहत हमें आपका जो है वो पारा नीचे ही आएगा, ऊपर तो जाएगा नहीं। तो यहाँ यहाँ पे आपका जो है क्या हो गया कि सेंटर ऑफ मास जो है वो लोलक के थोड़ा सा नीचे खिसक आया। अब पहले हमने जब सेंटर लेंथ लेट कर ली थी तो ये यहाँ तक हमने लेट की थी, तो यहाँ तक की दूरी कितनी हमने लेट की थी, L लेट कर ली थी। अब आपकी दूरी कितनी हो गई अगर मेजर करेंगे, अब दूरी बढ़ गई है। आप देख रहे होगे दूरी क्या हो गई है, तो दूरी आपकी बढ़ गई है। L से हमारा मान लेते हैं हम L डैश हो गई है। तो L से आपका L डैश हो गई है, दिख रही है ना आपको, दूरी यहाँ से यहाँ तक हो गई। अब ये यहाँ से यहाँ तक हो गई, पहले कहाँ थी, पहले यहाँ से यहाँ तक रहती थी आपकी दूरी, तो दूरी पहले से ज़्यादा हो गई है। यानी कहेंगे, इसको एडिट करने जा रहा हूँ मैं फिगर, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो यहाँ पे। तो क्या हुआ, यानी L जो है लंबाई आपकी वो बढ़ गई, पहले से बढ़ गई है। इसे मैं इरेज करने जा रहा हूँ, आप दोबारा से इसे रिवाइज करके देख लेना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ से आपका जब इरेज हो गया वो, फिर से मैं फिगर बना लेता हूँ, ड्रॉ कर लेता हूँ। सेंटर ऑफ मास यहाँ पे था। अब इसकी दूरी में क्या करता हूँ, यहाँ पे यहाँ से मान लो हम दूरी इसकी लेट कर लेते हैं। यहाँ पे दूरी हमने क्या कर लिया, इसका लेट कर लिया यहाँ से। आपका दूरी है L डैश। जब लंबाई बढ़ गई है तो हमने फॉर्मूला क्या डिस्कस किया था, फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, T = 2π√L/g। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चीज़ें हैं, अगर इसको हम ना लिखते तो T आपका डायरेक्टली किसके बराबर हो जाता, √L/g। यहाँ पे अगर लंबाई इंक्रीज हो रही है तो आगे से मैं फिर यहाँ पर 2π को हटा देता हूँ, T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L हो जाएगा। अब हमारी लंबाई अगर बढ़ गई है तो आवर्तकाल भी हमारा क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इतना जो मैंने अभी तक पीछे कहानी आपको सुनाई वो किसके ऊपर थी, यानी टाइम पीरियड को समझाने के लिए मैंने आपको बताया था। हर चीज़ मैंने समझा दिया, सेंटर ऑफ मास भी आप समझ गए क्या होता है, कैसे क्या काम किया जाता है वहाँ पे। तो टाइम पीरियड आपका इंक्रीज हो जाएगा। और टाइम पीरियड जब कोई भी चीज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है, यानी बराबर बराबर होती है, तो समान अमाउंट में वो बढ़ने लगती है। अगर इधर की चीज़ में इंक्रीजमेंट हो रहा है तो इधर की चीज़ में भी इंक्रीमेंट होगा। तो यहाँ से आपका जो क्वेश्चन का आंसर जो बन जाता है वो आपका क्या बन जाता है, यहाँ से यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर बढ़ जाता है, वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इसे मैं चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पे आपका क्वेश्चन का जो वो हो जाएगा आंसर हो जाएगा, वो पहला हो जाएगा
यानी इंक्रीज आपका कर जाएगा। अब ये इंक्रीज आप जब तक रटते हो तब तक क्या होता है आपका लॉस होता है, क्योंकि आप रटते हो फिर भूल जाते हो, रटते हो फिर भूल जाते हो, भूलते तो नहीं हो, कन्फ्यूजन हो जाती है। क्वेश्चन अगर आपको दिखाई पड़ गया, आप भूले हुए हो या कन्फ्यूजन में हो, तो वहाँ पे बढ़ने की जगह आप घटना लगा दोगे और क्लियर आपको समझे जब रहोगे, यानी जैसे मैंने समझाया आपको, अगर इस तरीके से आप समझे रहोगे तो वहाँ पे कोई भी गड़बड़ी नहीं होने वाली है, आपको क्लियर कट समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ के देखते हैं हम आगे इस जो चैप्टर से, सिंपल हार्मोनिक जो चैप्टर से आपका और कितने क्वेश्चन बनते हैं, तो वो मैं डिस्कस करने वाला हूँ सारा का सारा। अब हम बढ़ते हैं आगे वाले यानी इंग्लिश वाले पे बढ़ लेते हैं, इस पे मैं समझा देता हूँ। तो यहाँ से मैं हाँ कलर आपका सही है, तो अब मैं यहाँ पे रख देता हूँ पेंडुलम। ये आपका यहाँ पे पेंडुलम है, ये मान लो मोशन कर रहा है, एक बार इधर गया एक बार इधर आ गया, यहाँ पे पहुँच गया ये, एक बार यहाँ पे पहुँच गया ये। अब यहाँ पे क्या रहने वाला है, तो दो चीज़ें होती हैं, जब ये ऊपर जाएगा कुछ ना कुछ इसमें बदलाव होगा, ये जब नीचे आएगा तो कुछ ना कुछ बदलाव होगा। तो यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में सरल आवर्त गति में आपका स्थितिज ऊर्जा का मान अधिकतम कहाँ पे होता है। तो व्हाट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, व्हाट दैट पॉइंट, यानी वो कौन सा पॉइंट है जिसपे पोटेंशियल एनर्जी आपकी मैक्सिमम होती है। या ऐसा पूछा जा सकता है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन द मीन पोजीशन एंड द मैक्सिमम पोजीशन। तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू पूछी जा सकती है कि मैक्सिमम यानी अधिकतम ऊंचाई पे उसकी वैल्यू क्या रहने वाली है, और मीन माध्य मान उसका मतलब मीन में क्या रहने वाली है उसकी वैल्यू। तो इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको मैं फिर से यहाँ पे समझा दूँ, फिर से मैं यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूँ, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे मैं इसको पिंक कलर ले लेता हूँ। ये आपका पेंडुलम है सिंपल सा, ये इधर जाएगा इधर जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी किस पे डिपेंड करता है आपको पता है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है PE बराबर होता है mgh। क्या होता है mgh। तो अगर ये जो है ये पेंडुलम यहाँ से इधर को जा रहा है, तो हाइट लगातार क्या हो रही है, बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, हाइट यहाँ पे क्या हो रही है, बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है। तो हाइट आपका इंक्रीज हो रहा है, तो जब अभी मैंने बताया जब सामने वाली वैल्यू बढ़ती हैं तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होती है, बढ़ जाती है। तो मैक्सिमम पोजीशन पे क्या रहने वाला है आपका, मैक्सिमम जो ऊपर जाएगा जब, तो पोटेंशियल एनर्जी अधिकतम हो जाएगी। इसी वजह से अधिकतम होती है क्योंकि हाइट लगातार बढ़ती जा रही है, इस वजह से आपकी स्थिति जो ऊर्जा है वो बढ़ जाती है। उसके बाद अब अगर हम मीन पोजीशन पे आते हैं, यहाँ पे नीचे आ जाते हैं, नीचे आ जाते हैं मीन पे यहाँ पे, तब जब यहाँ से हाइट से अगर कोई भी वैल्यू आ रही है, कोई भी चीज़ यहाँ पे आ रही है, तो वो अगर मीन पोजीशन पे रहेंगी, अगर उसे हमने रोक लिया तो उसमें क्या रहने वाली है, वेलोसिटी खूब रहने वाली है, क्योंकि वो जो ऊपर से आएगी तो ग्रेविटी के अंतर्गत वो मोशन करने लगेगी। अब उतने स्पीड से वो नीचे आएगी, इतने स्पीड से वो नीचे आएगी कि उसकी वेलोसिटी यहाँ पे बहुत अधिक रहने वाली है। तो जब वेलोसिटी अधिक रहेगी तो मीन पोजीशन पे आने के बाद उसमें वेलोसिटी इतनी रहेगी वो अपने आप यहाँ से ऊपर चली जाएगी, यानी एंटी ग्रेविटी वो मोशन कर जाएगी, यानी गुरुत्व के विपरीत वो मोशन करके ऊपर चली जाएगी। तो यहाँ से इसकी वेलोसिटी इतनी रहेगी। तो कहने का मतलब वेलोसिटी जब अधिक रहती है तब हमारा आता है काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम बी स्क्वायर होता है। तो जब वी स्क्वायर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है काइनेटिक एनर्जी से, तो जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती जाएगी। और मीन पोजीशन पे जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम रहने वाली है, तो वेलोसिटी जब मैक्सिमम होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी उसके सापेक्ष में अधिकतम वो भी हो जाएगी। तो इतना आपको समझ में आया होगा। उसके बाद क्या होता है आगे, आगे देख लेते हैं हम। तो आगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यानी आपका हाँ हाफ एम बी स्क्वायर, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है। अब यहाँ पे ये जो आपका पोटेंशियल एनर्जी अगर इधर भी मैक्सिमम है तो इधर भी मैक्सिमम ही रहने वाली है। मीन पोजीशन पे अगर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है तो वो वहीं पे मैक्सिमम रहेगी। और बात करते हैं हम एम्पलीट्यूड की, आयाम की। तो यहाँ से हम चलेंगे, आयाम मतलब दूरी आपने कवर कर ली, तो मैक्सिमम यहाँ पे तो होगा, यानी यहाँ पे जो आपका आयाम हो जाएगा वो आपका एम्पलीट्यूड जो रहने वाला है, क्या रहने वाला है, तो मैक्सिमम आपका यहाँ पे रहने वाला है एम्पलीट्यूड। तो तीन बातें थी, यानी पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पे मैक्सिमम होती है। तो पोटेंशियल एनर्जी जब पेंडुलम आपका घूमता रहता है तो मैक्सिमम, यानी जब ऊंचाई पे रहेगा तब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम रहेगी, और जब मीन पे आ जाएगा तो वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी वेलोसिटी बढ़ने की वजह से। और जब वेलोसिटी बढ़ेगी तो हाइट कम हो जाएगी। अगर वो यहाँ से नीचे आ रहा है तो हाइट कम हो जा रही है, लगातार लगातार आपका यहाँ से वो हाइट जो है वो लगातार यहाँ पे क्या हो जा रही है, कम होती जा रही है। जब ऊपर से नीचे आएगा तो हाइट कम हो जाएगी, तो पोटेंशियल एनर्जी वो मिनिमम हो जाएगी। तो पूछा यही जाता है कि मीन पोजीशन पे क्या क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। आपको क्वेश्चन ऐसा दिया जाएगा और एक जो है आपका विकल्प दिए जाएंगे ऐसे ही कंफ्यूज करने वाले।
तो जब ऊपर से नीचे आ रही है कोई चीज़ तो हाइट लगातार कम होती जा रही है। हाइट कम होने की वजह से उसकी पोटेंशियल एनर्जी लगातार न्यूनतम होती जा रही है, मिनिमम होती जा रही है। तो पूछा जाता है कि एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा मैक्सिमम होती है और मीन पोजीशन पे बात करेंगे तो मिनिमम होती है। और वही बात करें अगर हम एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी की, तो एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा आपकी मिनिमम होती है और मीन आपका पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी जो हो जाती है वो मैक्सिमम हो जाती है। और बात करेंगे एम्पलीट्यूड, तो एम्पलीट्यूड मीन पोजीशन पे वो मिनिमम हो जाएगा, एक्सट्रीम पोजीशन पे वो भी आपका मैक्सिमम रहने वाला है। तो ये मैं आपको समझाने वाला था। एक क्वेश्चन में इतने सारे क्वेश्चन आपको तैयार हो गए और जो इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर था वो कौन सा हो जाएगा, वो बढ़ने का हो जाएगा, इंक्रीज होगा, ना कि डिक्रीज होगा, ना रिमेंस कांस्टेंट रहने वाला है। तो अब कहा सारा लोलक का, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। तो यहाँ पे दोबारा से मैं बात इंग्लिश वाला पढ़ के एक बार बता देता हूँ। तो बोब ऑफ सिंपल पेंडुलम इज अ होलो स्फीयर व्हिच इज कम्प्लीटली फिल्ड विद मरकरी इफ द 1/3 मरकरी ड्रेन्ड ऑफ देम द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम विल। यानी आपका तब क्या होगा, आपका आवर्तकाल कितना रहने वाला है, तो वो इंक्रीज होगा, आपका बढ़ेगा। ये आपको इतना यहाँ पे समझ में आया होगा। आगे हम बढ़ते हैं। आगे आपका यहाँ पे इसको मार्क कर लेना आपका क्या, यानी जितने मैंने बता दिए, जितने टॉपिक मैंने अभी पढ़ाया सिंपल हार्मोनिक मोशन से मैंने क्या क्या पढ़ा दिया आपको, सिंपल हार्मोनिक मोशन से क्या क्या मैंने पढ़ाया, यानी मुझे भी मैंने पता नहीं कितने क्वेश्चन मैंने बता दिए। अब 7-8 क्वेश्चन तो हो ही गए। पूरा चैप्टर आपका यही इसी के बिहाफ पे है। पूरा चैप्टर छोटा सा है, वो आपको पढ़ने में भी वही पढ़ना पड़ेगा। छोटा सा चैप्टर है लेकिन इम्पोर्टेंट बहुत है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मैं मिलता हूँ अगले किसी वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। सो जय हिंद एंड जय भारत।